हिंदी साहित्य का अध्यापन करवाने वाले सभी विद्वान साथियों और विदुषी बहनों का आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप नए पधारे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आज हमें वार्षिक और मासिक अध्ययन अध्यापन योजना सत्र 2022-23 के लिए कक्षा रहेगी 12वीं और विषय रहेगा हिंदी साहित्य पर बात करेंगे। चूँकि यह जो कार्य योजना है, यह हमारी जो दैनंदिनी दैनंदिनी डायरी है, उस डायरी में लिखने के योग्य नहीं है। आप इसका अलग से संधारण कर सकते हैं या इसकी मदद से आप लिख सकते हैं। हाँ, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि इसको समुचित बनाया जाए। जहाँ कहीं भी कोई संशोधन की आवश्यकता लगी, आप इसे अपने डॉक्यूमेंट्स में संशोधित कर देवें और हमें भी सूचित करें। देखिएगा कि हिंदी साहित्य विषय को कुल 5 अधिगम क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। पाठ्यपुस्तक 1 है अंतरा भाग 2, पाठ्यपुस्तक अंतराल दूसरी, पूरक पुस्तिका जिसे कहते हैं अंतराल भाग 2, अपठित बोध, काव्यांग परिचय और रचना और अभिव्यक्ति। मुख्य पाठ्यपुस्तक अंतरा 2 को पद्य व गद्य 2 खंडों में विभक्त किया गया है। काव्य खंड को पहले हिस्से में शामिल किया गया है। काव्य खंड से विद्यार्थी साहित्यिक अभिरुचि, सौंदर्य बोध व सराहना की भावना विकसित कर सकेंगे और इस खंड में 11 कवियों की रचनाएं शामिल की गई हैं, जिनमें 6 कवि आधुनिक काल के और शेष 5 रीति व भक्ति काल के हैं। आधुनिक कवियों में छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी कवि शामिल हैं। कवियों का क्रम भाषा, शिल्प व शैली के आधार पर सरल से कठिन रखा गया है। कवियों का क्रम किस प्रकार से रखा गया है? भाषा, शिल्प और शैली के आधार पर सरल से कठिन की तरफ। जयशंकर प्रसाद व सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं कथ्य में गहन व गंभीर होने के बावजूद अभिव्यंजना में सहज व संप्रेषणीय है। अजय व केदारनाथ सिंह की रचनाएं शिल्प व शैली में सहज लेकिन कथ्य गंभीर व दार्शनिक तथा चिंतन प्रधान है। विष्णु खरे व रघुवीर साहे की कविताएं सामाजिक विद्रूपताओं पर व्यंग्य करती हैं। हिंदी कविता के विकास यात्रा में आने वाले बदलावों को इन्हीं कविताओं के जरिए अनुभूत किया जा सकता है। काव्य खंड में शामिल मध्यकालीन साहित्य के 5 कवियों का चयन क्रम और पठनीयता के आधार पर किया गया है। तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस से अवतरित भरत राम संवाद में मानवीय भावों की मार्मिक व गहरी या गंभीर अभिव्यंजना प्रस्तुत हुई है। गीतावली के अंश भी मार्मिक व करुणाजनक है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत के 12 मासा प्रकरण में वियोग वेदना को प्रकृति के साथ जोड़ा गया है। विद्यापति व घनानंद के छंदों में विरह वेदना का मार्मिक वर्णन हुआ है। केशवदास के तीनों छंद राग, रंग, शैली व आस्वाद के आधार पर अनुपम है। भाषाई आधार पर भी काव्य खंड को अलग अलग रूपों में देखा जा सकता है। ब्रजभाषा व अवधि में सशक्त अभिव्यक्ति की मिसाल पेश की गई है। खड़ी बोली हिंदी के भी तत्सम शब्द प्रधान व तद्भव शब्द प्रधान दोनों रूप दृष्टिगत होते हैं। सामासिक शब्दों से युक्त भाषा का प्रयोग भी विवेच्य पुस्तक में किया गया है। गद्य खंड में 10 लेखकों की रचनाएं शामिल की गई हैं, अर्थात 11 है पद्य खंड में और 10 गद्य खंड में, कुल 21 पाठ हैं। 10 लेखकों की रचनाएं शामिल की गई हैं। 12वीं के बच्चों की रुचि, उम्र व योग्यता के आधार पर अनेक साहित्यिक विधाओं की रचनाएं शामिल की गई हैं। इनमें कहानी है, कहानी है या लघु कथा है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण व आत्मकथा भी शामिल है। गद्य खंड की रचनाएं बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ती हुई आगे बढ़ती हैं। साथ ही इनके अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी स्वयं लेखन के प्रति लालायित हो सकेंगे, पुस्तकालय के प्रति रुचि जागृत होगी तथा समाज में व्याप्त लोक संस्कृति व लोक जीवन को अपने जीवन से जोड़ सकेंगे। ब्रजमोहन व्यास की आत्मकथा के अंश कच्चा चिट्ठा के जरिए जान सकेंगे कि कैसे व्यक्ति सपने देखता है और कैसे उन्हें पूरा करता है। इससे विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण के भाव विकसित कर सकेंगे। पाठ्यपुस्तक अंतराल 2 में कुल 4 बड़ी रचनाएं शामिल की गई हैं। चारों ही रचनाएं मूल रचनाओं की अंश हैं। इससे विद्यार्थियों में मूल रचनाओं को संपूर्ण रूप से पढ़ने की रुचि जागृत होगी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि से चुने गए अंश, सूरदास की झोंपड़ी के माध्यम से मानव की जिजीविका व संघर्ष के विषय में जान सकेंगे। संजीव द्वारा लिखित आरोहण में पहाड़ी लोगों के दुख, दर्द, दिनचर्या व मेहनत को रेखांकित किया गया है। इससे बच्चों में देश के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रति समभाव जागृत कर सकेंगे, जब बच्चों में जागृत होंगे।
विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना या आत्मकथा नंगा तलाई का गांव से चयनित बिस्कोहर के माटी के माध्यम से ग्रामीण परिवेश को रेखांकित किया गया है। प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों का रेखांकन भी किया गया है। चौथे अध्याय में प्रभास जोशी द्वारा जनसत्ता समाचार पत्र में लिखे गए लेख अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में के जरिए के रूप में संकलित है। इस पाठ के जरिए मालवा के प्राकृतिक परिदृश्य तथा वहाँ के परिवेश में आने वाले बदलावों की चर्चा की गई है। साथ ही विकास के नाम पर जिस तकनीकी व औद्योगिक विकास को अपनाते जा रहे हैं वे कष्टदायक तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों पर भी बातें की गई है। पाश्चात्य व भारतीय संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन भी दृष्टिगत होता है। काव्यांग परिचय अधिगम क्षेत्र के अंतर्गत काव्य गुण दोष छंद व अलंकारों की बारीकियों को जान सकेंगे और उनके आगे की कक्षाओं प्रतियोगी परीक्षाओं व साहित्य पठन पाठन में प्रयुक्त कर सकेंगे। रचना और अभिव्यक्ति अधिगम क्षेत्र के अंतर्गत अपना मत व्यक्त करना, श्रृंखलाबद्ध रूप से भावाभिव्यक्ति करना मतलब अर्थात निबंध लिखना और पत्रकारिता की बुनियादी बातें जान सकेंगे। इसके अलावा कहानी नाटक व कविता लेखन भी सीख सकेंगे। अपठित बोध के अंतर्गत अपनी जानकारी को तर्क सहित प्रस्तुत करने, सूचनाओं का संकलन करने व निष्कर्ष निकालने तथा समय का सदुपयोग करना भी बच्चे सीख सकेंगे। ये आता है शिक्षण सत्र 2022-23 का माहवार दिवस विवरण कि प्रत्येक माह में कि हर माह में कितने कार्य दिवस होंगे और उनमें से कितने शिक्षण दिवस हमारे सामने आते हैं या हमें पढ़ाने को मिलेंगे। देखिए जैसे जुलाई में कार्य दिवस 26 हैं, अवकाश 5 हैं, तो 26 और 5 31 हो जाते हैं। लेकिन इन 26 में से 5 9 बैगडे हो गए, टेस्ट इसमें नहीं है, तैयारी के लिए अवकाश भी नहीं करना, इसलिए 26 में से 5 कम कर देंगे तो कुल मिलाकर 21 शिक्षण दिवस हमें प्राप्त होते हैं। अगस्त में 23 हैं, अवकाश 8 हो गए, तो 23 और 8 कितने हो गए 31। उनमें से 9 बैगडे 4 हैं, इसका मतलब इनमें से 4 कम हो जाएंगे। फिर 3 टेस्ट हो जाएंगे, तो जो शेष रहे उनमें से ये 3 और कम हो जाएंगे। तो 23 में से जैसे 4 ये कम हुए तो 19 में से 3 और कम हो गए तो बच्चे कितने 16 है। तो इस प्रकार से आप ये विवरण यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हम कहें कि दिसंबर, और चूँकि दिसंबर तक ही हमें और 12वीं क्लास का कोर्स पूरा करवाना है तो 21 दिन मिलेंगे, उसमें से अवकाश रहेंगे 10, एक रहेगा बैक फ्री डे और 14 दिन रहेगी परीक्षाएं। अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं, आप जानते हैं इस बात को, और उनकी तैयारी के लिए एक दिन का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश हो जाएगा और शिक्षण दिवस के रूप में हमें सिर्फ 5 दिन ही उपलब्ध होंगे। उसके बाद जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में जैसे 21 दिन विद्यालय लगेगा, उसमें से 9 छुट्टियां हैं, एक उसमें से बैक फ्री डे हो जाएगा, 18 दिन परीक्षाएं चलेंगी, 2 दिन परीक्षा तैयारी अवकाश हो जाएगा और पढ़ाने के लिए जो शेष दिवस रहेंगे उनकी संख्या हो जाएगी 0। कुल मिला के कार्य दिवस हमारे कितने हैं 143, उनमें से 2 और 2 4 अधिकृत अवकाश हो गए, 2 संस्था प्रधान के, 2 जिला कलेक्टर महोदय के, कुल मिला के 139 दिन। इनमें से भी अध्यापक अपनी आवश्यकता अनुसार जैसे 15 CL या 15 में से कम CL ले लेंगे तो उससे और कम शिक्षण दिवस हो जाएंगे। अब यहाँ देखिएगा शिक्षण बिंदु और आवंटित अनुमानित क्लास कालांश, यह अनुमानित है भाई, यहाँ पर आप इनको फिक्स नहीं माने, क्योंकि आगे एक चीज़ और देख लेते हैं उसके बाद बात करेंगे कि विषय व्याख्याता के लिए विभागीय निर्देशों के अनुसार आवंटित कालांश कितने हैं। एक सप्ताह में कुल 33 कालांश होते हैं। कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य के लिए 6 है, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के लिए 6 है, 12 कम हो गए, इनमें से 12 कम किए तो बच गए कितने 21। उस 21 में से क्या रहेगा 10 कालांश 11वीं साहित्य के लिए और 11 कालांश 12वीं साहित्य के लिए हर सप्ताह उपलब्ध होते हैं। अधिगम क्षेत्र काव्यांग परिचय है, पहला का रखा है और उसमें से शिक्षण बिंदु ये है, ये अनुमानित आवंटित क्लास हो गई। काव्य गुण के लिए हम 3 दिवस में पढ़ा देंगे, काव्य दोष के लिए हम 3 कालांश लेंगे, छंद के लिए हम 8 कालांश प्रयुक्त करेंगे और अलंकार के लिए भी 8। अब इसमें से आप प्लस माइनस कोई सा भी कर सकते हैं, हो सकता है किसी में आपको 4 दिन लग गए तो यहाँ आप 7 दिन में काम कर सकते हैं। अनुमानित प्रकार से ये मामला बैठेगा। शिक्षण अधिगम क्षेत्र है, अंतराभाग 2 शिक्षण बिंदु है और ये वाले तो इधर हो जाएंगे आवंटित अनुमानित
कालांश। जैसे जयशंकर प्रसाद, देवसेना की रचना और कार्नेलिया का गीत, ये परिचय के लिए 1 दिन, ये 3 दिन पढ़ाने के लिए और ये 2 दिन उनके प्रश्नोत्तर और व्याख्या करवाने के लिए। तो 1 + 3 + 2 इस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 रचनाएं, गीत गाने दो मुझे, सरोज स्मृति, परिचय, अध्यापन और गृह कार्य या प्रश्नोत्तर और व्याख्या। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय 2 रचनाएं हैं, यह दीप अकेला, मैंने देखा एक बूंद, 1 + 3 + 2 ये इनके लिए रखा गया है। केदारनाथ सिंह की रचनाएं 2 हैं, बनारस और दिशा, इनके लिए 1 + 3 + 1, इनको आप प्लस माइनस कोई सा भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। विष्णु खरे के लिए ये सिर्फ एक सहायतार्थ योजना है, न कि परिपूर्ण है। आप इसकी मदद से अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी योजना बना सकते हैं, अपने संसाधनों, अपने स्कूल के भौतिक संसाधनों और वहाँ के माहौल और वहाँ पर उपलब्ध स्टाफ के आधार पर। विष्णु खरे की 2 रचनाएं, एक एकम और सत्य, उनके लिए 1 + 3 + 2 का आंकड़ा रखा गया है। रघुवीर सहाय की दोनों रचनाओं वसंत आया और तोड़ो के लिए 1 + 3 + 2 रचन दिवस 2 कालांश। तुलसीदास की भरत राम का प्रेम और पद गीतावली के, इनके लिए 1 + 3 + 2 का आंकड़ा रखा गया। मलिक मोहम्मद जायसी की 12 मासा में से 1 + 3 + 2, विद्यापति के पदों के लिए 1 + 3 + 1, केशवदास की रामचंद्र चंद्रिका के लिए 1 + 3 + 2 और कवित और सवैया जो कि घनानंद के द्वारा रचित हैं उनके लिए 1 + 3 + 2 कालांश बांटे गए हैं। गद्य खंड में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित प्रेमघन की छाया स्मृति में 1 + 3 + 2, चंद्रधर शर्मा गुलेरी सुमिरिनी के मन के, जिनमें 3 लघु निबंध है, उनके लिए 1 + 3 + 2। ब्रजमोहन व्यास कच्चा चिट्ठा के लिए 1 + 4 + 2 कालांश रखे गए हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं 7 कालांश हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की संवदिया कहानी के लिए 1 + 3 + 2 अर्थात 6 कालांश। भीष्म शाहनी की यह आत्मकथात्मक है। गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, इनके लिए 1 + 3 + 2 अर्थात 6 कार्य दिवस कालांश। और असगर वजात साहब की 4 लघु कथाओं के लिए से जिनके नाम है शेर, पहचान, 4 हाथ व साझा, इनके अध्यापन के लिए कुल हमने 6 कार्य दिवस रखे हैं। निर्मल वर्मा जहां कोई वापसी नहीं, इनके लिए कुल मिलाकर 6 कार्य दिवस रखे हैं। रामविलास शर्मा के यथास में रोचते विश्वम के लिए भी 6 कालांश। ममता कालिया के दूसरा देवदास के लिए 7 कालांश रखे गए हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कुटज के लिए 7 कालांश हमारी तरफ से तय किए गए हैं। आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से थोड़ा सा फेरबदल कर सकते हैं। पूरक पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 के पहले पाठ सूरदास की झोपड़ी, जिसके रचनाकार प्रेमचंद है, के लिए 5 कालांश। आरोहण जो रचनाकार हैं संजीव, के लिए भी 5 कालांश। विश्वहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी के लिए 5 कालांश। और अपना मालवा खाऊ जाडू सभ्यता में प्रभास जोशी के द्वारा रचित के लिए 4 कालांश रखे गए हैं। अपठित बोध हम 4 + 4, क्योंकि गद्य और पद्य दोनों के लिए, और इसके लिए भी प्लस माइनस के लिए आप स्वतंत्र हैं। निबंध के लिए 10 से प्लस माइनस से या प्लस से आप कर सकते हैं इसमें से। और अभिव्यक्ति और माध्यम के लिए विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन 3 कार्य कालांश में। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के लिए 3 कालांश। विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार के लिए 3 कालांश। कैसे बनती है कविता के लिए 2 प्लस माइनस कालांश। और नाटक लिखने का व्याकरण 2 प्लस कालांश। नेट लिखें कैसे लिखें कहानी, इसके लिए 2 कालांश। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के लिए 3 कालांश। और साथियों, हम हैं अभिनव सरोवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। और हमारे ये 2 यूट्यूब चैनल हैं, यहाँ पर हिंदी की सामग्री है और यहाँ पर विभागीय पोर्टलों से संबंधित सूचनाएं और आदेश, परिपत्र इत्यादि आपको टेक्निकल मास्टर पर मिलेंगे, हिंदी वाले व्हाट्सएप पर, हिंदी विषय से संबंधित। तो अपने यहाँ तक वीडियो देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।